जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की कक्षाएं रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। जिसमें हमने पिछले सेशन में जो देखा, राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसमें जीडीपी, जीएनपी, जीएफसीएफ, स्टिमुलस, ये सब वगैरह वगैरह जो सब विषय थे पब्लिक फाइनेंस में, राष्ट्रीय आय में वो सब पीछे की कक्षाएं हो चुकी हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको ज़रूर देखिए, जिसमें आपको राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, जिसमें लगभग 8 से 9 क्लासें हुई। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय आय में जीडीपी, जीएनपी से क्वेश्चन आता ही है। जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद उसके अंदर जो सब कैटेगरी हैं वो सबको देखा। आज देखेंगे हम पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, ये चैप्टर 2 है। जिस हिसाब से, जिस बेसिस पे हम चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, उसमें हम देखेंगे आज पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्त को कहते हैं। सरकार का जो वित्त है, सरकार की जो सरकार का मतलब खर्चा है, जो खर्च करती है, जो जहाँ से उसको पैसा मिलता है, कहाँ वो पैसा खर्च करती है वो इसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। सरकार के वित्त को लोक वित्त कहते हैं या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। सरकार के वित्त को लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। सरकार के वित्त को लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। इसमें इसके आगे हम देखें, इसमें क्या है। अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में सरकारी प्राप्तियां, सरकारी खर्च, ये सब होते हैं। इसमें अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सरकार की प्राप्तियां, खर्च और घाटे आदि इसमें शामिल होते हैं। या इसको कहें कि आदि महत्वपूर्ण विषय इसमें हैं। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। गवर्नमेंट रिसीट्स, मतलब सरकारी प्राप्तियां जो है, सरकारी प्राप्तियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स। सरकारी प्राप्तियों को दो प्रकार से इसको बांटा गया है। इसमें सरकारी आय, गवर्नमेंट इनकम, यहाँ पर लिख सकते हैं गवर्नमेंट इनकम, सरकारी आय। एक लिख सकते हैं राजस्व प्राप्तियां, इसमें एक है राजस्व प्राप्तियां। एक लिख सकते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। इसको लिख सकते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स।
रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब इसमें क्या क्या इसके अंदर आते हैं उसको देखें हम। अब राजस्व प्राप्तियां अगर हम देखें ये क्या होता है, सरकार की आय प्राप्तियां, सरकार की आय या प्राप्तियां इसमें देखें हम। सरकार की आय या प्राप्तियां, सरकार की आय या प्राप्तियां जिसके लिए ना तो प्राप्तियां, जिसके लिए ना तो, जिसके लिए ना तो सार्वजनिक देयता बढ़ानी पड़ती है, सार्वजनिक जिसके लिए ना तो सार्वजनिक देयता बढ़ानी पड़ती है, और ना ही सार्वजनिक संपत्तियों को कम करना पड़ता है, और ना ही सार्वजनिक संपत्तियों को कम करना पड़ता है। अब इससे क्या इसका मतलब है, सरकार की आय प्राप्तियां जो हैं जिसके लिए ना तो सार्वजनिक देयता बढ़ानी पड़ती है, सार्वजनिक देयता मतलब सार्वजनिक खर्च को नहीं बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्तियां, जो सार्वजनिक संपत्तियां है जैसे एयरपोर्ट ले लीजिए, रेलवे, रोड, मतलब सार्वजनिक संपत्ति जो है सरकारी, जहाँ पर सरकारी स्वामित्व है, कोई भी संस्था हो गई, कोई भी ज़मीन, कोई भी इंडस्ट्री, कोई सरकारी संपत्ति अगर सरकार का नियंत्रण उस पर है तो उसको सार्वजनिक संपत्तियाँ कहेंगे। सार्वजनिक संपत्तियों को ना ही कम करना पड़ता है और ना ही सार्वजनिक देयता बढ़ानी पड़ती है। इसको आप, क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में एग्जाम में पूछ सकता है कि राजस्व प्राप्तियों में क्या सरकार को क्या कम करना पड़ता है, सरकार की क्या सरकार की मतलब क्या पूंजी कम होती है या उसकी प्राप्तियां कम होती हैं, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है राजस्व प्राप्तियों से। इसको अगर हम देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है राजस्व, एक है रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व। पहला इसमें है कर राजस्व, पहला इसमें है कर राजस्व। दूसरा इसमें है नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें कर राजस्व अगर हम देखें क्या होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय। जो टैक्स रेवेन्यू है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय, करों से प्राप्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों से आय प्राप्त, ये कर राजस्व कहलाता है। ये राजस्व प्राप्ति का ही भाग है, अलग नहीं है, ये इसी का भाग है। अब इसमें इसके अंदर कर राजस्व जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, इसको हम देखें, कर राज को दिया जाने वाला एक तरफा अनिवार्य भुगतान होता है। कर जो है, कर क्या होता है, टैक्स। ये है राज्य को दिया जाने वाला, राज्य को दिया जाने वाला एक तरफा अनिवार्य भुगतान होता है।
एक तरफा अनिवार्य भुगतान होता है। एक तरफा अनिवार्य भुगतान होता है जिसके लिए राज्य को करदाता को जिसके लिए राज्य को करदाता को करदाता को कोई वस्तु या सेवा देने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई वस्तु या सेवा देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका क्या मतलब है? राज्य को हम टैक्स देते हैं ना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो टैक्स देते हैं, राज्य क्या उसके बदले हमको कुछ देता है? हमको उसके बदले राज्य कुछ नहीं देता है। इसीलिए इसमें है कि राज्य को देने वाला ये अनिवार्य जो भुगतान है उसके बदले हमको राज्य कोई सेवा या वस्तु हमको उसके बदले नहीं देती है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो टैक्स हम देते हैं राज्य इसके बदले, अब उसमें ऑप्शन जैसे दे दिया है उसको गवर्नमेंट सर्विस देती है, योजनाएं देती हैं। लोग क्या कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा। मतलब इसमें आ जाएगा राज्य हमको मतलब तरह तरह की स्कीमें जो वेलफेयर करता है लोगों का उससे उसी पैसे से देता है, लेकिन ये उसमें नहीं आएगा, उसके बदले राज्य हमको कुछ नहीं देता टैक्स के बदले। अब इसमें देखें कि नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर कर राजस्व क्या होता है। अब गैर कर राजस्व जो है, गैर कर राजस्व में अगर हम देखें क्या होता है, इसमें कई प्रकार आ जाएंगे। जैसे गैर कर राजस्व में पहला आ जाएगा शुल्क, उसके बाद दंड, उसके बाद ब्याज, उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट एंड डिविडेंड, लाभ और लाभांश, लाभ और लाभांश। उसके बाद आ जाएगा बाह्य अनुदान आदि, बाह्य अनुदान। शुल्क कैसे? गवर्नमेंट जो राज्य जो है शुल्क लगाती है, टैक्स लगाती है हर तरह के। इसे टैक्स गैर टैक्स में आएगा, ये शुल्क लगाती है ना, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद दंड, आप जो कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आप राज्य जो है आप पर दंड लगाता है पैसे का, इतना पैसा आपको मुआवजा के तौर पे देना पड़ेगा सरकार को, ये आ जाएगा दंड में। ब्याज, आप सरकार को ब्याज मिलती है, जैसे कहीं पर इन्वेस्ट की है उसको ब्याज मिलता है, टैक्स में नहीं आएगा ये। और लाभ और लाभांश, लाभ सरकार को कहीं पर सरकार इन्वेस्ट की है उसको लाभ मिलता है उस पर, लाभांश। उसके बाद बाह्य अनुदान, बाहर से कोई अनुदान मिलता है उसको, जैसे स्टेट को सेंटर से मिलता है या किसी अन्य राष्ट्र से मिलता है, वो बाह्य अनुदान में आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट
मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष कर देखें, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्यों पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर अगर हम देखें पहले, डायरेक्ट ऐसे कर होते हैं, ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जिनके भार को अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता मतलब ये ऐसे कर हैं जो जिस पर लगेगा उसको ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पर लगा उसके बाद फिर दूसरे पर लगा, तीसरे पर लगा, ऐसा नहीं होगा। ये जिस पर एक व्यक्ति पर लगा है तो एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट पर लगा है तो उसको ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी हर जगह उसका मतलब बदलता रहता है प्राइस। जैसे जहाँ प्रोडक्ट बना अलग प्राइस है, उसके बाद आगे बढ़ा अलग प्राइस है, अंतिम उपभोक्ता के पास अंतिम कंजम्पशन जो करता है उसके पास जाएगा, उसकी प्राइस अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं रहता है। ये डायरेक्ट टैक्स एक ही बार एक ही व्यक्ति पर लगता है। उसके बाद ये कर सामान्यतः आय, संपत्ति और संपत्तियों के लेन देन पर लगता है। ये कर जो है, ये कर सामान्यतः आय, संपत्ति, सामान्यतः आय, संपत्ति और संपत्तियों के लेन देन पर लगता है। संपत्तियों के लेन देन पर लगता है। उदाहरण अगर हम देखें इसमें इनकम टैक्स आ जाएगा, आयकर। उदाहरण अगर हम देखें इसमें, उदाहरण आ जाएगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स, आयकर इसमें यह केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आय पर लगाया जाता है। ये जो है इनकम टैक्स जो है केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आय पर लगाया जाता है। कृषि आय पर नहीं लगाया जाता। नोट करके लिख लीजिए, कृषि आय पर नहीं लगता। लोग कहते हैं ना कि मतलब ऐसे एग्जाम में आ गया कि इनकम टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है या लोकल गवर्नमेंट लगाती है, मतलब लोकल जो बॉडी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लगाती है। ये इसमें आपका केंद्र सरकार इसको इम्पोज करती है। इनकम टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें, और इसको पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं। और ये कृषि आय पर नहीं लगता है। ये नोट करके लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट। ये कृषि आय पर नहीं लगता है। दूसरा कारपोरेशन टैक्स, निगम कर,
एग्जाम्पल ये पहला था। अब दूसरा इसमें देखें हम, दूसरा यहाँ लिख लेते हैं। निगम कर, कारपोरेशन टैक्स। निगम कर, निगम कर में क्या होगा, यह केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफों पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफों पर लगाया जाता है। कंपनियों के मुनाफों पर लगाया जाता है। अब तीसरा इसमें देखें, पूंजीगत लाभ कर। तीसरा इसमें आ जाएगा पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। इंग्लिश में इसको देखेंगे हम, क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स। पूंजीगत लाभ कर, ये किस पर, ये केंद्र सरकार द्वारा ये भी लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संपत्तियों के विक्रय से होने वाले आय या लाभ पर लगाया जाता है। संपत्तियों के विक्रय से होने वाले आय या लाभ पर लगाया जाता है। विक्रय या आय से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। इसमें आ जाएगा, जैसे शेयर भी इसमें आ जाएगा। संपत्ति के शेयर आप अगर बेच रहे हैं, शेयर भी इसमें आ जाएगा। जैसे इसमें शेयर, जैसे क्या है, शेयर मतलब 100 रुपये का है, आप 200 रुपये बेच दिए। जैसे शेयर क्या है, 100 रुपये का है, आप बेच दिए 200 रुपये का। इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये का, 100 रुपये का लाभ हुआ। इस पर क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लेगी आपसे। इस पर क्या है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। उसके बाद चौथा इसमें देखिए, चौथा क्या आ जाएगा, लैंड बिल्डिंग्स टैक्स, भूमि और भवन कर। चौथा देखें, भूमि और भवन कर, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। ये प्रॉपर्टी कर है, इसको कहते हैं। प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाएगा। इसमें नगर निगम आदि स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया जाता है। ये प्रॉपर्टी कर इसको भी कहते हैं। इसको प्रॉपर्टी टैक्स, ये नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। नगर निगम द्वारा, ये नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। ये यहाँ पे देखिए, आप 4 तक देखे, आप 3 तक केंद्र सरकार लगा रही थी, ये नगर निगम इसको लगाता है। अब 5वां अगर हम देखें इसमें, ये और इसमें नोट करके लिख लीजिए, नगर निगम आदि स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया जाता है। और स्थानीय संस्थाओं द्वारा ये एक मुश्त होता है।
ये क्या है, एक मुश्त होता है। ये जो है एक मुश्त होता है, एक मुश्त राशि होती है। मतलब एक बार में, ऐसा नहीं है कि महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, ऐसा नहीं, एक बार में आपको जो देना रहेगा, एक बार में आपसे नगर निगम जो है ले लेगी। उसको पांचवा देखें, लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व। पांचवा अगर देखें, पांचवा यहाँ देख लेते हैं। ये डायरेक्ट वाला चल रहा है इसमें, पहले में डायरेक्ट टैक्स। पांचवें में देखें, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। इसमें क्या होता है, एक मुश्त होती है, ये भी एक मुश्त होती है। ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये जो है राज्य सरकार लगाती है, ये भी एक मुश्त होती है। ये भी एक मुश्त होती है और ये राज्य सरकार इसको लगाती है। किस पर लगाया जाता है अगर ये देखें तो हम, ये एग्रीकल्चर होल्डिंग, कृषि जोतों पर लगाया जाता है। ये कृषि जोतों पर, एग्रीकल्चर जो होल्डर होते हैं, एग्रीकल्चर होल्डर जो होते हैं उस पर लगाया जाता है। जोतों पर इसको, या खेतों पर लिख भी सकते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज देखें तो खेतों पर। इसको माल, अगर देखें तो माल गुजारी भी कहते हैं लोकल भाषा में। इसको माल कहते नहीं, माल गुजारी देने जा रहे हैं। यही है माल गुजारी जो राज्य सरकार लगाती है, एक मुश्त होती है ये भी। उसके बाद अगर देखें इसमें और क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमने जो देखा इसमें देखा कि गवर्नमेंट, जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां में हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा जो 4-5 एग्जाम्पल थे डायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स सरकार कैसे लगाती है, किस पर लगाती है, ये आपको इसमें क्या है, फैक्ट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा अच्छे से। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आप फैक्ट को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगा। इसको मतलब ऐसे मत ले लीजिए कि मतलब ऐसे पढ़ा के चले गए। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, देखा डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। हमने डायरेक्ट वाला पूरा कवर किया आज, और इनडायरेक्ट कल देखेंगे इनडायरेक्ट में क्या क्या होता है। इसमें देखा जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू, इसको देखा। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स था उसका एग्जाम्पल देखा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है। हमने 4-5 एग्जाम्पल देखा। इसमें मेन पॉइंट जो है, कौन सी गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है, ये मेन पॉइंट है, और क्या चीज़ उसमें शामिल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही पूछेगा, आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। डिफिनेशन इसलिए बताया जाता है कि डिफिनेशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें क्या पढ़ना है, डिफिनेशन से पता चल जाएगा ना इसमें क्या पढ़ना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कल के सेशन में देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। उसके बाद लगभग ये 20 से 20-25% अभी पूरा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि रेगुलर जो है क्लासेस नहीं हो पाती हैं, थोड़ा टाइम का जो है, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है।
अब कल देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।